नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब मेरे साथ में पॉलिटी के जितने भी डिटेल्स हैं उनको एक एक करके कवर कर रहे हो। फिलहाल आज के इस सेशन में एबीसी ऑफ पॉलिटी के सेशन में हम लोग सीखेंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के बारे में। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यूपीएससी को खास करके बहुत ज़्यादा पसंद है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स में से अगर हम लोग बात करें तो पिछला सेशन अगर आपने देखा हो तो आपको पता चलेगा लोकसभा राज्यसभा के बीच में फर्क क्या होता है। पिछले का पिछला सेशन तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि बकायदा हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छी लंबी चौड़ी आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें अभी 38 से भी ज्यादा वीडियोस फिलहाल आप लोगों को इस एबीसी ऑफ पॉलिटी या फिर कंप्लीट इंडियन पॉलिटी ऑफ एम लक्ष्मीकांत की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। इसी चैनल पर आप लोग अगर सब्सक्राइब करते हो प्लस प्लेलिस्ट में जाते हो तो आपको ये पूरी पूरी प्लेलिस्ट दिखेगी। जैसे हम लोगों ने पिछले सेशन में इस मुद्दे पर बात की कि विधायक या फिर सांसद किस तरीके से बना जाता है, विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा इन सब के बीच में क्या फर्क होता है, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इन सब में क्या फर्क होता है, प्रेसिडेंट जो है वो कैसे बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर कैसे बनते हैं, उनकी क्या पावर्स है, प्रेसिडेंट रूल की कहानियां और इसी तरीके से सारे मुद्दे आप लोगों को इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। हमारे चैनल पर बस जा करके आपने वहां पर देखना है। तो अब इसी पार्ट को आगे कंटिन्यू करते हुए लक्ष्मीकांत के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स वाले पार्ट को हम लोग अब देखेंगे। ये पार्ट महत्वपूर्ण इसलिए बनता है क्योंकि आप 2019 की बात कीजिए, 2018 की बात कीजिए या 2017 की बात कीजिए, इवन 2024 की बात कीजिए, लगातार सवाल इन मुद्दों पर आते रहे हैं। तो आप ऑब्वियसली इन टॉपिक्स को मिस नहीं कर सकते हो, किसी भी हालत में इन टॉपिक्स को मिस नहीं कर सकते हो, इतना तो पक्का है। आते हैं सबसे पहले टॉपिक पर। तो मैं आपको बता रहा था कि हम लोग देखेंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स क्या होते हैं। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की अगर हम लोग बात करें तो लोकसभा के जो दो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनका नाम है स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, और वही राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की बात करें तो उसमें है चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन। तो इस तरीके से आपके सभी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं। तो चलिए इन प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, इनकी पावर्स कैसे आते हैं, इनकी कहानियां क्या है, वो एक एक करके हम देखेंगे। बट उससे पहले कि हम आगे बढ़े मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप हमने जो पिछली कंडक्ट की थी उसमें आप सबका जबरदस्त प्रतिसाद रहा है। इसी प्रतिसाद को ध्यान में रखते हुए आप लोग जो हैं वो चाहे तो इस रविवार यानी कि 24 नवंबर को सुबह 11 बजे और मिस कर जाओ तो शाम को 5 बजे 90% तक की स्कॉलरशिप वाला अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप दे सकते हो। इसमें आप लोग अभी के भी रजिस्टर कर सकते हो, इसकी लिंक यहाँ पर इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अपार्ट फ्रॉम दैट रजिस्टर करते समय में अगर कोई कोड मांगे तो कोड जो यूज करना होगा वो अरविंदा है, ARVINDA। सबको बता दूं कि 2026 के लिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंग्लिश में लिबर्टी नाम की बैच, इंग्लिश में आरंभ नाम की बैच और हिंदी में शिखर नाम की बैच, जिसके अंदर में आपका कंप्लीट प्रिपरेशन प्रीलिम्स का, मेंस का करवाया जाएगा। इन सभी बैचेस का अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल मिलेगा, एज वेल एज प्रीलिम्स एंड मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी। ये सब आपको अभी मिल सकता है अगर आप लोग जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन ले। अगेन कोड जो आपको यूज करना होगा वो होगा अरविंदा। हैविंग सेड दैट, एक बार क्विकली मैं चाहूंगा कि मैं इन 2019, 18 और 17 के क्वेश्चंस को रीड करूं, ताकि क्या है कि आप लोग ध्यान से सुने, अगला वाला जो पार्ट है उसको एकदम ध्यान से सुने और उसमें कहीं ना कहीं इनके आंसर्स को खोजने की कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग इन क्वेश्चंस को एक बार फट से रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन एकदम काफी सिंपल है, तो मैं एक सेकंड, क्वेश्चन काफी सिंपल है। क्वेश्चन कहता है एज पर, ठीक है, एज पर द रूल्स ऑफ द प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा द इलेक्शन ऑफ डेप्यूटी स्पीकर शैल बी हेल्ड ऑन सच अ डेट एज द स्पीकर में फिक्स। ठीक है, तो कैसे डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन होगा वो उसमें कहा है। Then there is a mandatory provision that election of a candidate as a deputy speaker of Lok Sabha shall be from either the principal opposition party or the ruling party. ठीक है, फिर डेप्यूटी स्पीकर हैज सेम पावर एज of the speaker when presiding over the sitting of the house and no appeal lies against his rulings। डेप्यूटी स्पीकर को लेकर के ये पूरा का पूरा जो सवाल है वो आपका आता है। The well established parliamentary
practice regarding the appointment of deputy speaker is that motion is moved by the speaker and duly seconded by the prime minister. तो इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? 1 and 3, 1, 2 and 3, 3 and 4 and 2 and 4. तो इस तरीके से चार बहुत ही हेवी स्टेटमेंट्स डेप्यूटी स्पीकर को लेकर के दिए हुए हैं. देन कम्स 2018 का क्वेश्चन. इसके अंदर में पूछा है द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल वैकेट हिज और हर ऑफिस इफ ही और शी सीजेस टू बी मेंबर ऑफ द असेंबली. Whenever the legislative assembly is dissolved, the speaker shall vacate his or her office immediately. ये दो स्टेटमेंट्स 2018 में पूछे थे. 1 करेक्ट है, 2 करेक्ट है, बोथ करेक्ट है या फिर नीदर करेक्ट है. और इसी तरीके से अगर हम तीसरा क्वेश्चन देखें तो 2017 में यूपीएससी ने पूछा था इलेक्शन फॉर द लोकसभा और स्टेट असेंबली द विनिंग कैंडिडेट मस्ट गेट एटलीस्ट 50% ऑफ द वोट्स पोल्ड टू बी डिक्लेयर्ड इलेक्टेड. Second, according to the provisions laid down in the Constitution of India, in Lok Sabha, the speaker's post goes to the majority party and the deputy speakers to opposition. मतलब अगर मैं आपको दिखाऊं तो काफी रिपीटिशन भी आप लोगों को दिख रहा है. यही 2017 का क्वेश्चन वापस 2019 में थोड़े एक अलग अंदाज में पूछा गया था. तो चलिए फिर एक एक करके इन मुद्दों को अब हम लोग देखते हैं. मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हो एटलीस्ट ये 3 सवाल आप डेफिनेटली कर पाओगे. इसकी मेरी पूरी गारंटी है. ठीक है, तो देरी नहीं करते हैं और सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इन प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को समझना और सीखना. आप सबको पता है कि पार्लियामेंट के 2 भाग है. कौन कौन से है पार्लियामेंट के 2 भाग? पार्लियामेंट के जो 2 भाग हैं उनमें एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा. लोकसभा में कौन होंगे और राज्यसभा में कौन होंगे? राज्यसभा जो कि अपर हाउस है इसमें चेयरमैन होते हैं वहां के प्रिसाइडिंग ऑफिसर. और चेयरमैन कहां से आते हैं? चेयरमैन का इलेक्शन होता है? बिल्कुल नहीं. इसके अंदर में डायरेक्टली जो भी हमारे कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो ऑटोमेटिकली चेयरमैन बन जाते हैं राज्यसभा के. एंड वही बात अगर मैं डेप्यूटी स्पीकर की कहूं, सॉरी डेप्यूटी चेयरमैन की कहूं, यहां पर चेयरमैन लिखना चाहिए. डेप्यूटी चेयरमैन की कहूं तो डेप्यूटी चेयरमैन कौन बनता है? डेप्यूटी चेयरमैन सीधी सी बात है इनका इलेक्शन होगा बाकायदा राज्यसभा में और जो इलेक्ट होगा वही वहां पर चेयरमैन के तौर पर बैठेगा, डेप्यूटी चेयरमैन के तौर पर बैठेगा. सेम गोज फॉर लोकसभा ऑल्सो, दैट इज स्पीकर, इनका इलेक्शन होगा एंड डेप्यूटी स्पीकर. फिलहाल में भी ये पोस्ट वैकेंट है लेकिन इनका भी इलेक्शन होता है. तो अगर ब्रॉडली मैं इस मुद्दे पर बात करूं तो आप सबको समझ में आएगा कि 1, 2 और 3 अगर हुए तो इन 3 लोगों का इलेक्शन होगा और राज्यसभा के चेयरमैन ऑटोमेटिकली जो भी हमारे कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो ऑटोमेटिकली चेयरमैन बन जाएंगे. ये वाली प्रैक्टिस हम लोगों ने यूएस से ली है. यूएस में भी इवन ऐसे ही होता है कि सेनेट मतलब वहां का अपर हाउस, जो भी सेनेट के वहां पर चेयरमैन होंगे वही बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट भी होते हैं. मतलब वाइस प्रेसिडेंट वहां पर ऑटोमेटिकली सेनेट के चेयरपर्सन बनते हैं. तो इस तरीके से ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर का कंसेप्ट आई होप सभी लोगों को क्लियर हुआ. लेकिन इन सब में थोड़ा ज्यादा महत्व लोकसभा के स्पीकर को है. तो अब हम लोग सबसे पहले इनके टॉपिक को छूते हैं और एक इन मुद्दों को समझ करके लेते हैं. बट इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े मुझे आपको एक मुद्दा समझाना है और सिखाना है. वो है कि डिफरेंस क्या होता है एग्जैक्टली एब्सेंट होने में और वैकेंट होने में. देखिए ये जब तक आपको डिफरेंस नहीं समझ में आएगा तब तक आगे के मुद्दे आपको ढंग से समझ में नहीं आएंगे. तो मेरे पास में 2 पोजीशंस है. मुझे कितने एम्प्लॉय चाहिए? मुझे 2 एम्प्लॉय चाहिए. ठीक है, मतलब मेरा जो भी काम है छोटा मोटा उस काम के लिए मुझे 2 एम्प्लॉय चाहिए. 2 लोग काम करेंगे. एक मान लीजिए मेरा वीडियो एडिटर है. ठीक है, और मैं अब अगर मेरी ही बात करूं मतलब एज अन अकेडमी के टीचर की बात करूं तो एक मुझे हमेशा वीडियो एडिटर लगता है जो मेरे वीडियोस को एडिट करे और दूसरा थोड़ा सा कंटेंट डेवलपमेंट में समबडी शुड हेल्प मी. ठीक है, क्योंकि अब मैं सारा अगर मैं लेक्चर भी ले रहा हूं तो कहां पर मेरे से सब काम नहीं हो पाएंगे. तो मुझे 2 लोग चाहिए और इन दोनों को मैं सैलरी भी देता हूं. एक कंटेंट डेवलपर है, एक मेरा वीडियो एडिटर है. जितने भी मैं वीडियोस बना रहा हूं उनको एडिट करता है. लेकिन ठीक है, लेकिन इसमें से एक को तो मैंने हायर कर लिया कि अभी आप लोगों में से भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि सर मैं बहुत अच्छा कंटेंट डेवलप करता हूं या करती हूं, आपको रिक्वायरमेंट है तो मैं बिल्कुल आपके लिए कंटेंट डेवलप करके दे दूंगा या दे दूंगी.
तो मैं कहता हूँ कि ठीक है, आप आ जाइए। मैंने इनका इंटरव्यू वगैरह लिया, मुझे सब कुछ पसंद आया। इंटरव्यू लेने के बाद में मैंने इनको हायर कर दिया एंड ये जो है वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं। बट जहां पर बात आती है वीडियो एडिटिंग के लिए, इसकी पोस्ट भी मैंने रखी है, लेकिन इस पोस्ट पर अभी तक कोई आया ही नहीं। आया क्यों नहीं? क्योंकि मुझे जिस तरीके का एक वीडियो एडिटर या ग्राफिक डिजाइनर चाहिए वैसे मुझे पसंद नहीं आ रहा है। मैंने इंटरव्यूज देखे, मैंने उनके काम लेकर के देखा, बट कोई भी मुझे पसंद नहीं आया। या फिर जो सैलरी मैं ऑफर कर रहा हूं वो सैलरी में उनको काम नहीं करना है, तो बहुत अच्छे वीडियो एडिटर मेरे पास में नहीं आ रहे हैं। तो बात क्या है, ये वाली जो पोजीशन है इसको मैं कहूंगा कि दिस पोजीशन इज स्टिल वैकेंट। क्या है ये वाली पोजीशन? वैकेंट है, कि मेरे पास में कोई भी एम्प्लॉय नहीं है इस पोजीशन पर काम करने के लिए। लेकिन अगर इसमें से कंटेंट डेवलपमेंट की ये जो बंदी है जिनको मैंने हायर किया है, मान लीजिए ये समहाउ कल के दिन नहीं आती है, बोले सर वोटिंग चल रही है और वोटिंग चलने के कारण मुझे छुट्टी चाहिए और मैं यहां पर नहीं आने वाली हूं, तो वोटिंग के दिन पर जब इसको छुट्टी चाहिए तो हम इसको कहेंगे कि ये एब्सेंट है। तो एक चीज को समझ करके लीजिए, वैकेंट में और एब्सेंट में, वैकेंट का मतलब होता है कि ये पोजीशन पर कोई भी नहीं है, लेकिन एब्सेंट का मतलब है कि ये पोजीशन मैंने भरी हुई है लेकिन आज के दिन के लिए वो नहीं आई हुई है, दैट इज एब्सेंट। तो आई होप आप सबको वैकेंट और एब्सेंट ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा, क्योंकि ये कंसेप्ट समझने के बाद में ही आप लोग आगे की चीजें जो है वो समझ पाओगे। तो सवाल आता है, मैंने आपको बताया कि देखिए यहाँ पर हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स में से कौन कौन है, तो लोकसभा के अंदर में स्पीकर है, और अगर मान लीजिए कभी स्पीकर नहीं आए तो डेप्यूटी स्पीकर उसको हेड करते हैं। इसी तरीके से राज्यसभा में चेयरमैन है, लेकिन चेयरमैन नहीं आए तो डेप्यूटी चेयरमैन। बट व्हाट इफ सर किसी दिन डेप्यूटी स्पीकर नहीं आए तो, या डेप्यूटी चेयरमैन जो है वो नहीं आए तो क्या होगा सर? तो उस दिन कौन बैठेगा वहां पर उस पोजीशन पर? क्या उस दिन वापस से वोटिंग होगी? क्या किसी को इलेक्ट करके बिठाया जाएगा? आंसर इज नो। उसके लिए पार्लियामेंट ने एक मैकेनिज्म निकाल करके रखा है, उसको कहते हैं पैनल ऑफ चेयरपर्सन एंड पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन। ठीक है, तो अगर दोनों भी एब्सेंट है, मतलब क्या? मतलब अगर मैं लोकसभा की बात करता हूं, लोकसभा में स्पीकर एज वेल एज डेप्यूटी स्पीकर दोनों भी आज अगर नहीं आए हैं, एब्सेंट है, लेट मी टेल यू दे आर नॉट वैकेंट, दे आर एब्सेंट, आज नहीं आए हैं वो। हो सकता है दोनों एक साथ में बीमार हो गए हो, तो कौन बैठेगा? तो इनमें से ये पैनल ऑफ चेयरपर्सन है, इनमें से कोई भी बैठ सकता है। लगभग इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1 2 3 4 और ये पूरे पूरे 5 हैं, तो मेरे हिसाब से टोटल जो है वो 9 लोग हैं, 9 लोगों का पैनल है। इनमें से कोई भी वहां पर एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर यहाँ पर बैठ सकता है, और इनको स्पीकर वाले ही पावर्स जो हैं वो उस समय के लिए मिलते हैं। श्री जगदम्बिका पाल, पीसी मोहन, संध्या रे, श्री दिलीप साइकिया, कुमारी शैलजा, श्री राजा काकोली घोष, श्री कृष्ण प्रसाद एंड श्री अवधेश प्रसाद। तो इस तरीके से 9 लोग हैं जो अगर लोकसभा में स्पीकर या डिप्टी स्पीकर नहीं आए हैं तो वहां पर बैठेंगे। बट मान लीजिए राज्यसभा में ऐसा हो तो देखिए राज्यसभा में अगर चेयरमैन एज वेल एज डेप्यूटी चेयरमैन अगर नहीं आए हैं तो उस केस में यहाँ पर बीच में तो 2023 में इन्होंने पूरा एक ऑल वुमन पैनल गठन किया था, बट अब भी मैं आप लोग यहाँ पर एटलीस्ट 4 जो है वो आदमी देख सकते हो, बट ना पहले पूरा ऑल वुमन पैनल हुआ करता था। श्रीमती सीमा देवी है, फौजिया खान है, सुष्मिता देव, उसके बाद में गीता चंद्र प्रभा, देन सुरेश रेड्डी, राजीव शुक्ला, दिनेश शर्मा या फिर सश्मित पात्रा, इनमें से कोई भी एक पर्सन जो है वो एज अ चेयरमैन वहां पर काम करेगा। आई होप आप लोगों को ये वाला मुद्दा समझ में आया है। अगेन लेट मी रिमाइंड यू, दिस विल हैपन ओनली इन केस ऑफ एब्सेंस एंड नॉट इन केस ऑफ वैकेंसी। वैकेंसी अगर होती है तो नए पर्सन को सीधी सी बातें हम लोगों को इलेक्ट करना पड़ेगा। फिर अब अगला मुद्दा जो आता है वो है स्पीकर। तो स्पीकर को लेकर के, स्पीकर के मुद्दे को बहुत डिटेल में समझ करके लेंगे। इवन मेंस के क्वेश्चंस की बात करें तो यूपीएससी ने कई बार मेंस में एकदम डिटेल में इनको लेकर के सवाल किए हुए हैं।
तो हम लोग अब स्पीकर के मुद्दे को ही बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर देरी नहीं करते हैं और स्पीकर को समझ करके लेते हैं। फिलहाल अभी आप लोगों ने ये वाला जो 2024 के जो इलेक्शंस हुए हैं उसके बाद में आप सबको पता होगा कि 2024 के इलेक्शंस के बाद में 2024 के इलेक्शन के बाद में नए स्पीकर के तौर पर ओम बिरला जो है उनको इलेक्ट किया गया है। ठीक है, वापस से तो ओम बिरला को एक वापस से कंटिन्यूइंग टर्म मिला है। इसके पहले मतलब वापस से इनको मिला है एक टर्म। तो स्पीकर कैसे सिलेक्ट होंगे या स्पीकर किस तरीके से सिलेक्ट होंगे, पिछला वीडियो अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने आपको प्रोटेम स्पीकर के बारे में सिखाया था। प्रोटेम स्पीकर सिर्फ टेम्पररी स्पीकर होते हैं, उनका काम केवल और केवल लोगों से शपथ दिलवाना और शपथ लेवाना, इतना ही उनका काम है, उसके अलावा और कोई काम नहीं है। The moment everybody takes oath, they are able to vote now, they become qualified to vote now, and they vote and then they still elect a speaker amongst them. तो जितने भी अब आपके टोटल मेंबर्स आए हैं, मतलब 2024 के इलेक्शंस के बाद में आपके 543 मेंबर जो इलेक्ट होकर के आए हैं, ये सभी लोग यहाँ पर बैठेंगे और बैठने के बाद में इन लोग जो है इनमें एक दो जगह पर यहाँ पर आप लोग देखोगे कि 2 कंटेस्टेंट 3 कंटेस्टेंट जितने भी कंटेस्टेंट है वो लोग इलेक्शन के लिए खड़े होंगे। इसकी प्रेसिडेंट डेट डिसाइड करेंगे। स्पीकर के इलेक्शन की डेट हमेशा प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। तो प्रेसिडेंट साहिबा ने डेट डिसाइड की कि भाई इस दिन के लिए आप लोग जो है वो स्पीकर का इलेक्शन करोगे। सभी कंटेस्टेंट खड़े हुए, किसी को विड्रॉ करना था विड्रॉ कर लिया, एंड देन एंड में ओम बिरला जो है वो वापस से यहाँ पर जीत जाते हैं। और ओम बिरला जीतने के बाद में अब ये लोकसभा के बन गए हैं सभापति, यानी कि स्पीकर। और इनकी पोजीशन काफी हायर होती है एंड बहुत इंपॉर्टेंट भी होती है स्पीकर की पोस्ट। तो इलेक्टेड बाय लोकसभा अमंग्स्ट इट्स मेंबर। अगर मान लीजिए वैकेंट हो जाए तो वापस से नया इलेक्शन अगेन हमारे प्रेसिडेंट साहब जो है या साहिबा जो है वो करवाती है। डेट ऑफ इलेक्शन इज ऑलवेज फिक्स्ड बाय द प्रेसिडेंट, ये मैंने आपको बता दिया है। ये छोटे छोटे फैक्ट्स है लेकिन बहुत काम के फैक्ट्स हैं। इनकी इलेक्शन की डेट ये डिसाइड करते हैं। फिर जब इनका इलेक्शन हो गया, इलेक्शन होने के बाद में अगर जितने भी लोग वहां पर आए हों उनमें से इनको मेजोरिटी मिल गई है, इलेक्शन हो गया, जीत के बाद खत्म। अब वो एज ए प्रिसाइडिंग ऑफिसर बैठेंगे और जैसे ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर के तौर पर बैठते हो तो बात आती है आपको कितना टेन्योर मिलेगा, आपको कार्यकाल कितना मिलेगा। तो लेट मी टेल यू अगेन, इनका कार्यकाल भी जस्ट लाइक प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फिक्स्ड नहीं होता है। लगभग लोकसभा के कार्यकाल जितना है, यानी कि 5 साल का लगभग हो सकता है, लेकिन अगर लोकसभा को प्री मेच्योर डिसॉल्व कर दिया जाए तो, या अगर इनको निकाल दिया जाए तो, या फिर अगर इनकी डेथ हो जाए तो देयर आर इन्यूमरेबल पॉसिबिलिटीज। एंड इसीलिए इनका टेन्योर जो है वो याद रखिएगा फिक्स नहीं होता है। तब तक होता है जब तक लोकसभा की लाइफ है, बट उनको वैकेट पहले भी करना पड़ सकता है अगर वो लोकसभा के मेंबर नहीं रहते हैं तो। लोकसभा के मेंबर नहीं रहते हैं मतलब लोकसभा के मेंबर नहीं रहते मतलब उन्होंने लोकसभा से रिजाइन कर दिया हो या निकाल दिया गया हो या फिर डेथ हो गई हो, इन सब चीजों में। और अगर मान लीजिए समहाउ उनको लगता है कि भाई मेरी हेल्थ मेरा साथ नहीं दे रही है और वो खुद ही रिजाइन कर देना चाहते हैं, तो स्पीकर के पोजीशन से जब वो रिजाइन करते हैं तो वो डेप्यूटी स्पीकर को लिख करके रिजाइन करते हैं। लेट मी टेल यू दिस वेरी क्लियरली। उनको उनके इलेक्शन की डेट किसने डिसाइड की थी? उनके इलेक्शन की डेट प्रेसिडेंट ने डिसाइड की थी, लेकिन जब वो अपना रेजिग्नेशन दे रहे हैं तो वो डेप्यूटी स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन देते हैं। मुझे पता है आपके दिमाग में एक इमीडिएट सवाल ये आ रहा होगा फिलहाल कि अगर सर डेप्यूटी स्पीकर ना हो तो स्पीकर किसको रेजिग्नेशन देंगे। इसका उत्तर अगर मैं सच आपको बताऊं तो अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। इट इज येट ओपन टू इंटरप्रिटेशन। मे बी शायद से उनको प्रेसिडेंट को लिख करके अपना रेजिग्नेशन देना पड़ेगा अगर ऐसी कोई केस आ जाता है तो। लेकिन जहां तक संविधान की बात आती है, संविधान ने क्लियरली कहा है कि डिप्टी स्पीकर को रेजिग्नेशन देते समय में आप डिप्टी स्पीकर को लिख करके भेजोगे। देन रिमूव बाय द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। मेंबर्स ऑफ द लोकसभा भी इनको रिमूव कर सकते हैं। कैसे रिमूव करते हैं वो भी हम लोग जल्द ही एक थोड़ी देर में देखेंगे। ओके, बाकी व्हेनेवर द लोकसभा, अब एक चीज को ध्यान रखिएगा, लोकसभा डिसॉल्व होती है। डिसॉल्व का मतलब है कि उसका कार्यकाल खत्म होता है। जब भी लोकसभा खत्म हो जाए, स्पीकर का टाइम उसी वक्त खत्म नहीं होता है। स्पीकर का काम तब तक चलते रहता है जब तक नया स्पीकर ना आ जाए। ठीक है, तो हम लोग उसको कहते हैं कि भाई किसी भी हालत में
ये इस तरीके की एक गैप जो है वो ना क्रिएट हो। ओके, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए हम लोग जो है वो इनको बेसिकली वहीं पर अलाउ करते हैं कि एक गैप नहीं आना चाहिए। तो व्हेनेवर द लोकसभा इज रिजॉल्व्ड द स्पीकर डज नॉट वैकेट हिज ऑफिस एंड कंटिन्यूज टिल द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा मीट्स। जब तक नई लोकसभा नहीं मिलती है तब तक अपने ऑफिस में बने रहते हैं। तो ये हो गया स्पीकर के टेन्योर को लेकर के बातें। अब हम आते हैं ये यूपीएससी 2018 के क्वेश्चन को लेकर के। द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेट मी टेल यू, जो स्पीकर हम पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं वही सारे के सारे प्रोविजन इवन हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए एप्लीकेबल होते हैं। द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली शैल वैकेट हिज और ऑफिस इफ ही सीजेस टू बी द मेंबर ऑफ द असेंबली। बात सच है कि अगर अब तुम मेंबर ही नहीं हो लेजिस्लेटिव असेंबली के तो फिर आप स्पीकर कैसे रहोगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट 2018 का कहता है कि व्हेनेवर द लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिसॉल्व्ड द स्पीकर शैल वैकेट हिज ऑफिस इमीडिएटली। आंसर इज नो। चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली हो या फिर लोकसभा हो, क्या होगा, ये इमीडिएटली अपने ऑफिस से रिजाइन नहीं करते हैं। ही विल कंटिन्यू टू होल्ड द पोजीशन टिल द न्यू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज इलेक्टेड और न्यू लोकसभा इज इलेक्टेड। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट हो जाएगा आपका रॉन्ग, और अगर सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है तो आपके पास में एक ही स्टेटमेंट का उत्तर आएगा और इसका करेक्ट उत्तर जो आपका बन करके आएगा एंड दैट विल बी ए। तो गाइस देखिए, अभी सिर्फ हम लोगों के वीडियो को शुरू होकर के हार्डली 22 मिनट हुए हैं, लेकिन इन 22 मिनटों के अंदर में आप लोगों ने 2018 का पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से सॉल्व कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं अगले मुद्दे पर और उस अगले मुद्दे को देखते हैं, दैट इज हाउ टू रिमूव अ स्पीकर। कि हमारे कंट्री में स्पीकर को आपने इलेक्ट तो कर दिया, लेकिन स्पीकर को रिमूव किस तरीके से किया जाता है। स्पीकर को रिमूव करने के लिए जो मेजॉरिटी हमें चाहिए होती है उस मेजॉरिटी को कहा जाता है इफेक्टिव मेजॉरिटी। ठीक है, इफेक्टिव मेजॉरिटी। सवाल ये है कि इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या है। सवाल ये है कि इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या है। तो देखिए, बहुत ही ढंग से इस चीज को समझिएगा। हम लोगों ने, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं तो आपको समझ में आएगा कि मैंने स्पेशल मेजॉरिटी प्लस कंसेंट ऑफ स्टेट, सिंपल मेजॉरिटी, ये सब मैंने सिखाया हुआ है। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होता है। तो देखिए, इफेक्टिव मेजॉरिटी एक अगेन स्पेशल टाइप ऑफ मेजॉरिटी है जिसमें आप लोगों के सिर्फ इफेक्टिव मेंबर्स को हम लोग गिनते हैं। अब इफेक्टिव मेंबर्स कैसे कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले आप गिनिए टोटल मेंबर्स कितने हैं आपके। टोटल मेंबर्स है हमारे पास में 543। मान लीजिए इसमें से 43 पोजीशंस जो वैकेंट है लोकसभा की। वैकेंट अगेन याद कीजिए कि वो पोजीशन भरी ही नहीं है। अब वो भरी हुई क्यों नहीं हो सकती है, या तो किसी की डेथ हो गई, या किसी ने रिजाइन कर दिया है, या फिर और कोई प्रॉब्लम है कि उस लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन वगैरह नहीं हो पाया। तो मैं उसको कंसिडर करता हूं कि मान लीजिए 43 पोजीशंस वैकेंट है। ऐसा यूजुअल में इतनी पोजीशंस वैकेंट हो ऐसा होता नहीं है, बट एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग पकड़े हैं तो इतनी पोजीशंस वैकेंट अगर हम लोग पकड़े तो इफेक्टिव मेंबर्स आपके आ जाएंगे 500। कितने? 500। तो इफेक्टिव मेंबर्स हैं आपके 500। इसका मतलब इफेक्टिव मेजॉरिटी आपकी क्या बनेगी? इफेक्टिव मेजॉरिटी बनेगी, ये जो भी आपके इफेक्टिव मेंबर्स हैं, इफेक्टिव मेंबर्स, ओ गलती से एंड शो पर क्लिक हो गया, एक मिनट देना बस। ठीक है, वापस आते हैं हमारे इस पर। तो मैं आपको कह रहा था, तो इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या निकली आपकी? इफेक्टिव मेजॉरिटी इज नथिंग बट जितने भी आपके इफेक्टिव मेंबर्स हैं डिवाइडेड बाय 2 + 1 एंड दैट विल बी यहाँ पे 500 डिवाइडेड बाय 2 250 एंड +1 251। तो इफेक्टिव मेजॉरिटी आपकी आती है 251। इफेक्टिव मेजॉरिटी अलग मेजॉरिटी है। स्पीकर को निकालने के लिए इफेक्टिव मेजॉरिटी की जरूरत है, बट वही अगर हम बात करें हमारे प्रेसिडेंट को निकालने के लिए तो उनकी एकदम स्पेशल मेजॉरिटी है। उनको निकालते समय में आपको 2/3 ऑफ क्या चाहिए? 2/3 ऑफ जो भी आप लोगों के वहां पर मेंबर्स हैं, टोटल मेंबर्स हैं। टोटल मेंबर मतलब देखो उधर में 543 का आपको 2/3 निकालना पड़ेगा,
जो लगभग 360 से भी बड़ा आंकड़ा जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा छोटा सा आंकड़ा आप लोगों को दिख रहा है। ओके, अच्छा, अब स्पीकर को निकालते समय में क्या क्या चीजों का पालन आपको करना होगा? तो जब भी स्पीकर को निकालना है तो आपको एक रेजोल्यूशन लेने के आना होता है। लोकसभा में ये वाला रेजोल्यूशन बेसिकली लेकर के आया जाता है। लोकसभा कहती है कि आई थिंक ये जो स्पीकर है वो सही व्यक्ति नहीं है, इनको हम लोग निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए रेजोल्यूशन लाया जाएगा और उनको 14 दिनों का नोटिस मिलता है, एडवांस नोटिस मिलता है। 14 दिनों का एडवांस नोटिस मिलता है, ठीक है। When the removal is in process, he cannot preside। सीधी सी बात है, अगर आपको ही निकाल रहे हैं और अगर आप ही वहां पर बैठ करके उस पर डिसीजन ले रहे हो तो ये तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर he cannot preside and he can speak but, लेकिन वो बात जरूर कर सकते हैं। तो ये वाली पावर जो है उनको दी हुई है, तो उनको इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उनको स्पीकर को इलेक्ट कैसे करते हैं, उनको रिमूव कैसे करते हैं, उनकी टेन्योर क्या है, इस पर बात करने के बाद में अब हम बात करते हैं ऑब्वियसली कि अलग अलग हमारे स्पीकर्स कौन कौन से होकर के गए हैं। मैं ये नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप हर एक का नाम याद करें, बट एटलीस्ट एक थोड़ा बहुत अपने को पता होना चाहिए कि क्या डेटा जो है वो किस तरीके से है। सबसे पहले हमारे जो स्पीकर थे उनका नाम था जीवी मावलनकर, ठीक है। जीवी मावलनकर साहब लगभग 15 मई 1952 से लेकर के 56 तक रहे। 3 साल 288 दिन के लिए वो रहे। फर्स्ट लोकसभा में ही शायद से उनकी डेथ हो गई थी, इसके लिए फिर बाद में M.A. अयंगर जो कि उस समय में डेप्यूटी स्पीकर हुआ करते थे, बाद में वही जो है वो यहाँ पर स्पीकर बन गए थे। फिर उन्होंने आगे कंटिन्यू भी किया। हुकुम सिंह, नीलम संजीवा रेड्डी, गुरदयाल सिंह धिल्लोन, बलीराम भगत, नीलम संजीवा रेड्डी, के.एस. हेगड़े, बलराम झाखर, रवि रे, शिवराज पाटिल महाराष्ट्र के थे हमारे, P.A. संगमा, देन GMC बाल योगी, मनोहर जोशी, उसके बाद में सोमनाथ चटर्जी। इनके बारे में काफी किस्से फेमस है कि इन्होंने कहा था कि भाई मैं कोई पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करता हूं, तो आप लोग प्लीज पार्टी के इंटरेस्ट मेरे पास में नहीं लेकर के आए। मीरा कुमार, फिर सुमित्रा महाजन। तो मीरा कुमार जो है वो 5 साल के लिए रही और उसके बाद में सुमित्रा महाजन जो है वो भी 5 साल के लिए लगभग रही। इंदौर से वो इलेक्ट हुई थी। और ओम बिरला साहब है जो कि लगभग 5 साल और 172 दिनों से लगभग इनके 10 साल पूरे कार्यकाल हो जाएंगे। 17वीं और 18वीं लोकसभा के ये स्पीकर रहेंगे। सैड बात यह है कि अब तक उनको दोनों कार्यकाल में शायद से डेप्यूटी स्पीकर नहीं मिलेंगे, तो देखते हैं वो किस तरीके से अब आगे प्ले आउट होता है। बट ये है अलग अलग स्पीकर्स का इस तरीके से इलेक्शन हो गया। तो अब बात आती है भाई इन स्पीकर्स को आपने कोई रोल एंड पावर भी दिया है कि नहीं दिया है। सही बात है कि नहीं है, क्योंकि अगला जो सवाल अपना होना चाहिए वो यही है कि इन स्पीकर्स को कुछ पावर दी है कि नहीं दी है। आंसर इज बिल्कुल इनको पावर दी हुई है। इनफैक्ट देयर आर 3 सोर्सेस थ्रू विच दे गेट द पावर। एक तो ऑब्वियसली हमारा संविधान है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दूसरा है कि इन्होंने ही अपने लोकसभा के लिए कुछ रूल्स एंड प्रोसीजर फॉर कंडक्ट ऑफ द बिजनेसेस बना करके रखा हुआ है, उनसे भी इनको पावर मिलती है। और तीसरा है पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस। इन 3 जगह से इनको अलग अलग पावर मिलती है। और इनकी पावर्स क्या है? ही इज द हेड ऑफ द लोकसभा, he is the principal spokesperson of the Lok Sabha, he is also the supreme authority of the Lok Sabha। वो जो कहेंगे वो चीज फाइनल है, सीधी सी बात है। उन्होंने कह दिया कि ये बिल मनी बिल है तो मनी बिल है। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को लोकसभा में अगर अलग तरीके से इंटरप्रेट किया तो वो फाइनल है। बकायदा उनके ऊपर में इस चीज को लेकर के क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। ही इज ऑल्सो गार्डियन ऑफ द पावर एंड प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। ओके, एंड उनकी डिसीजन जो है वो फाइनल होती है, उसमें कोई भी पार्लियामेंट्री मैटर्स में उनको क्वेश्चन नहीं कर सकता। तो ये उनकी बेसिक पावर्स है। बाकी अगर हम लोग फंक्शंस की बात करें तो उनका सबसे पहला काम है डेकोरम मेंटेन करना, लोकसभा के अंदर में ऑर्डर मेंटेन करके रखना। लोग आ रहे हैं, चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं, इसको मारो उसको मारो, इसको काटो, ये बिल फाड़ो वो बिल फाड़ो, बिल्कुल अलाउड नहीं है। किसी को सस्पेंड करना पड़े तो करेंगे। He is the final interpreter of the constitution, rules of procedure and parliamentary precedents। अगर उनको लगता है कि अभी हाउस जो है वो सही दिशा में या सही ढंग से काम नहीं कर रहा है तो इवन ही एडजर्न्स द मीटिंग, एडजर्न्स या इधर कंप्लीटली या फिर टेम्पररी पीरियड के लिए। ही ऑल्सो गेट्स द कास्टिंग वोट। व्हाट इज कास्टिंग वोट? तो ध्यान रखिएगा, कास्टिंग वोट का मतलब होता है कि जब भी 2 गुट में टकराव हो और 2 गुट में इक्वल वोट्स आए तो उनमें से एक डिसाइडिंग फैक्टर आपके पास में होना चाहिए। वो डिसाइडिंग फैक्टर के लिए आपको कास्टिंग वोट मिलता है। मतलब क्या? मतलब मान लीजिए एक बिल है, बिल कौन सा है?
बिल है सरोगसी को लेकर के, इस क्या कंट्री के अंदर में सरोगसी प्रमोट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा सवाल कि ये सरोगसी क्या होता है। तो सरोगसी में बेसिकली आपके बायोलॉजिकल पेरेंट्स अलग होते हैं, लेकिन आपको जन्म देने वाले जो पेरेंट्स होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं। मतलब क्या, मतलब मान लीजिए कि रीना एंड अरविंद, ठीक है, ये दोनों जो है वो बायोलॉजिकल पेरेंट है, इनका ओवम ले लिया है, इनका स्पर्म ले लिया है और इसको फर्टिलाइज कर दिया है लैब में। एंड देन मान लीजिए कोई एक XYZ महिला जो है उनके गर्भ में अगर इसको प्लांट कर दिया जाए तो ये जो बच्चा पैदा होगा ये पूरे अरविंद और रीना के ही जीन्स को लेकर के पैदा होगा। भले ही वुम्ब जो है वो किसी और की थी, लेकिन जीन्स पूरे इनके होंगे और इसके थ्रू जो बच्चा पैदा होगा उसको सरोगसी कहते हैं। इनफैक्ट ऐसा बहुत बार हुआ भी है। आप सबको पता होगा शाहरुख खान के केस में जो उनका सबसे छोटा बेटा है अब्राम, उसकी बर्थ जो है वो सरोगसी से हुई है। गौरी खान ने उनको अपने पेट से जन्म नहीं दिया है, ऐसा मैं कह सकता हूं, अपने गर्भ से जन्म नहीं दिया है, ठीक है, तो उसको सरोगसी कहते हैं। तो मान लीजिए सरोगसी बिल लेकर के आना है हमको, ये सरोगसी बिल लेकर के आए हैं और लोकसभा में ऐसा हो रहा है कि लगभग टाई टाई हो रहा है कि उस दिन के जो प्रेजेंट मेंबर्स हैं उनमें से 250 लोग यस बोल रहे हैं, 250 लोग नहीं बोल रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में इट इज द स्पीकर जो कि अपना कास्टिंग वोट देगा और अगर उन्होंने कह दिया कि यस ये वाला बिल पास है तो फिर वो पास होगा। तो ओनली इन केस ऑफ टाई ही गेट्स राइट टू वोट एंड दैट इज कास्टिंग वोट। ही प्रेसाइड्स ओवर अ जॉइंट सिटिंग ऑल्सो, कि अगर लोकसभा एंड राज्यसभा में अगर कभी कोई अगर अनबन हो रही है और अगर उन लोग एक चीज पर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो उस केस में इट इज he who will be sitting. Then 3 कमिटीज के वो खुद चेयरपर्सन होते हैं। पार्लियामेंट में बहुत सारी अलग अलग पार्लियामेंट्री कमिटीज बनाई गई है सो दैट एकदम सही रूप से वहां पर काम हो सके। कौन कौन सी है, एक है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जिसको हम बैक कह सकते हैं, दूसरी जो है वो है रूल्स कमेटी, उसके बाद में तीसरी जो है वो है जनरल पर्पस कमेटी। तो इस तरीके से आपकी 3 कमिटीज हैं, ठीक है, तो ये 3 कमिटीज हैं आपकी। तो फंक्शंस क्या है, तो उनके फंक्शंस है दैट अगेन अलग अलग फंक्शंस में, तो एक मतलब ये जो 3 पार्लियामेंट्री कमिटीज है इनके वो चेयरपर्सन होते हैं और वो डिसाइड करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अलग अलग जितनी भी पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं उन सभी के चेयरपर्सन को अपॉइंट करने का काम भी, ये चेयरमैन को अपॉइंट करने का काम भी इन्हीं का होता है। He is ex officio of 3 parliamentary committees, 3 parliamentary groups also. Then वो अलाउ करते हैं सीक्रेट सिटिंग को। सीक्रेट सिटिंग कौन सी होती है, देखिए अब लोकसभा की राज्यसभा की जो भी सिटिंग्स होती हैं वो एकदम पब्लिकली ओपन होती है, हर तरफ में कैमरे लगे हुए हैं, हर कोई देख रहा है कैसे हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये पूरी की पूरी स्पीकर के हाथ में पावर है कि हमको एक आधी सीक्रेट सिटिंग बुलानी है या नहीं बुलानी है। He decides whether a particular bill can be called as the money bill or not. ये मनी बिल का मुद्दा बहुत आगे हमारा आएगा तब हम इसको देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा है तो उसमें मैंने एमपी को डिस्क्वालीफाई करने के अलग अलग तरीके बताए हैं, उनमें से ही एक जो तरीका है उसमें फाइनल डिसीजन लेने का काम हमेशा स्पीकर करता है, दैट इज एंटी डिफेक्शन प्रोविजंस। तो एंटी डिफेक्शन प्रोविजंस के अंदर में आप लोगों को याद होगा 4 कंडीशंस में हम लोग क्या करते हैं, लोगों को निकाल सकते हैं, एमपीज को निकाल सकते हैं। एक, जब वो अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी से रेजिग्नेशन दे दे खुद ही मेंबर होते हुए। दूसरा अगर उनकी पॉलिटिकल पार्टी ने उनको एक पर्टिकुलर वे में वोट करने के लिए कहा है, प्रेजेंट रहने के लिए कहा है, अगर वो एब्सेंट है या फिर वोट नहीं करता है तो दैट इज द सेकंड वे। और तीसरा जो वे है वो है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है। और चौथा कि अगर आपको राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया और नॉमिनेशन के 6 महीने हो जाने के बाद में भी आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं किया था और 7वें महीने में कहीं तो जा करके आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हो तो भी, तो ऑन द एक्सपिरेशन ऑफ 6 मंथ इफ अ पर्टिकुलर पर्सन हु हैज बीन नॉमिनेटेड इफ ही और शी जॉइन्स अ पॉलिटिकल पार्टी देन ही और शी मे बी डिस्क्वालिफाइड। तो ये इन सब मुद्दों पर जो डिसीजन लेनी होती है, हु इज द फाइनल अथॉरिटी, तो उसकी फाइनल अथॉरिटी इट इज द स्पीकर। बट हाउएवर इट डज नॉट मीन कि जो भी डिसीजन ये लेने वाले हैं इट विल नॉट बी ओपन फॉर द जुडिशियल रिव्यू, बिल्कुल इट विल बी ओपन फॉर द जुडिशियल रिव्यू। तो गाइस ये थे हमारे स्पीकर का रोल, उनका इलेक्शन, उनके पावर्स, उनके फंक्शंस। ये सब मैं इसलिए इतने डिटेल में चर्चा कर रहा हूं क्योंकि
अगर एक बार आप स्पीकर के समझ गए, ऑटोमेटिकली आप डिप्टी स्पीकर के समझ जाओगे, ऑटोमेटिकली आप चेयरमैन के समझ जाओगे और डिप्टी चेयरमैन की भी समझ जाओगे। और वैसे ही इवन राज्य के लेवल पर, स्टेट के लेवल पर जो पावर्स इनकी हैं वो सेम टू सेम इवन नीचे भी आती हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी को लेकर के, कि हमारे स्पीकर को इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल रखने के लिए हमारे संविधान में क्या प्रावधान दिए गए हैं। सबसे पहले तो इनको एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया गया है। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर का मतलब है कि इनको बहुत ही आसानी से नहीं निकाला जा सकता। स्पीकर को अगर निकालना है, हमारे पास में टोटल जो है वो 543 एमपीज हैं। इन 543 एमपीज में से एटलीस्ट 50 लोगों के पहले उस रेजोल्यूशन पर सिग्नेचर चाहिए होता है कि हमको इस स्पीकर को निकालना है। तो इट क्या ही कैन बी रिमूव्ड ओनली विद इफेक्टिव मेजॉरिटी इवन रेजोल्यूशन नीड्स एटलीस्ट 50 एमपीज का सपोर्ट। 50 एमपीज का सपोर्ट है, इफेक्टिव मेजॉरिटी है, तो ही आप इनको निकाल पाओगे, अदरवाइज हाथ भी नहीं लगा पाओगे। तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है। उनकी सैलरीज एंड अलाउंसेस जो है दे आर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब यहां पर मुद्दा आता है कि ये चार्ज और इन सब का क्या मतलब होता है। तो आप लोग प्लीज इस चीज को बहुत ही ढंग से जरा देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको एक बहुत ही अच्छा मुद्दा बताने की कोशिश कर रहा हूं। वैसे इस मुद्दे पर हम लोग और आगे बात करेंगे, लेकिन अब यहाँ पर मुझे थोड़ा सा लगता है कि अभी अपने को समझने की जरूरत है। मान लीजिए एक पर्सन है जिसका नाम है अनमोल, ठीक है, और अनमोल जो है वो हॉस्टल में रह रहा है। कहाँ पर? दिल्ली में। और दिल्ली के हॉस्टल में अब ये पढ़ाई कर रहा है यूपीएससी की। अब जब ये दिल्ली गया हुआ है, वैसे ये ओरिजिनली पुणे को बिलोंग करता है, लेकिन दिल्ली में पढ़ने के लिए गया हुआ है। अब जब अनमोल जाता है तो जाने के बाद में उसके कुछ खर्चे होंगे। कौन से खर्चे होंगे? जैसे उसकी वहां पर हॉस्टल का जो भी रेंट है, तो मान लीजिए वो 10,000 के करीब में है। वहां पर उसको फूड के लिए भी कुछ पैसे देने होंगे, मान लीजिए वो 5,000 का रेंट हो गया। वो वहां पर एक लाइब्रेरी लगा करके पढ़ना चाहता है जिसके 3,000 रुपए और लगते हैं। और बाकी आप लोग ऐसा पकड़िए कि ब्रेकफास्ट वगैरह है जो उसको एवरी डे ऑलमोस्ट करना पड़ता है, उसके लिए उसको 2,000 देने पड़ते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट और भी ऐसे ही कुछ उसके अदर एक्सपेंसेस में लगभग, जिसमें बुक लेकर के आनी है, 2,000 रुपए वगैरह उसके लगते हैं। ये जो उसके एक्सपेंसेस हैं, ये फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, उसमें वो कुछ भी नहीं कर सकता है कि इनको वो कम कर सके। तो लगभग टोटल एक्सपेंसेस हो गए तो 18, 19, 20 और 22,000 रुपए उसको हर महीने अपने पेरेंट्स से इस चीज के लिए मांगने ही पड़ेंगे। उसी तरीके से कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो काफी ऑप्शनल है, जैसे कि वो मूवीज देखने की बात करता है। तो पिछले महीने उसने मूवी देखी थी लगभग 2,000 रुपए की। वो शूज लेकर के आना चाहता है लगभग 3,000 रुपए के। इसी के साथ में वो अपने दोस्तों के साथ में एक ट्रिप पर भी जाना चाहता है जिसका खर्चा लगभग 15,000 के करीब में होगा। अब मान लीजिए ये दिसंबर महीने का वो खर्चा बता रहा है, और दिसंबर महीने में अनमोल अपने पिताजी से या अपने माताजी से या अपने पेरेंट्स से पैसे मांगता है। वो कहता है कि 22,000 इसके लिए और लगभग 21,000 इसके लिए, तो टोटल आप मुझे 43,000 रुपए जो है वो इस महीने भेजिएगा। ठीक है, कितने पैसे मांग रहा है? 43,000 रुपीज जो है वो मांग रहा है। इनमें से उनके पेरेंट्स कौन से एक्सपेंसेस देने के लिए बाउंड है? इनमें से उसके पेरेंट्स केवल और केवल, अगर मैं आप सबको बताऊं तो इनमें से केवल और केवल ये जो 22,000 का जो एक्सपेंस है ना, ये देने के लिए बाउंड है। और वहां पर वो बिल्कुल नहीं कहेंगे कि नहीं नहीं तो यहाँ पे ये कट कर दे या वो कट कर दे या वोट कर दे। ये उसके वहां पर ढंग से रहने के लिए काफी इसेंशियल अमाउंट है, इसेंशियल मनी है। इसेंशियल है तो ये आपको विदाउट इवन थिंकिंग देना ही पड़ेगा। बट व्हेन इट कम्स टू दिस मनी, तो दिस मनी में ये ट्रिप का वो कैंसिल करके बोल सकते हैं कि भाई ट्रिप नहीं तो मूवी और इसके ले ले, 5,000 रुपए बस हो गए, तो मैं 5,000 ही भेजूंगा। तो 22 + 5 आपको 27 दे रहे हैं। ही गेट्स, इनके फादर गेट्स वोटिंग पावर इन दैट मैटर, कि आपको इनको वोटिंग पावर मिली है कि मत जा यार, पहले तो यूपीएससी का प्रिपरेशन करने का, तो ऐसे ट्रिप पे जाएगा और 15-15 हजार उड़ाएगा तो उसका क्या सेंस बनता है। तो इस तरीके से ही कैन वोट एंड ही कैन वीटो इट आउट। ये जो सब जो पोजीशंस है, ये जो सब कंडीशंस है, इसको अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा में ट्रांसलेट करके अगर आपको दूं तो इसको कहा जाता है एक्सपेंडिचर चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का मतलब है कि पार्लियामेंट को ये वाला खर्चा देना ही पड़ेगा और इसमें आप बिल्कुल वोट नहीं कर सकते हो। और यही अगर हम इसकी बात करें तो इसको कहा जाता है एक्सपेंडिचर मेड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका मतलब है कि इट इज ओपन फॉर द वोटिंग, पार्लियामेंट में डिक्लाइन, पार्लियामेंट में एक्सेप्ट, ये पार्लियामेंट की मर्जी है।
तो जो स्पीकर है एज वेल एज जो हमारे प्रेसिडेंट वगैरह होते हैं, उनके जो खर्चे होते हैं दे आर ऑलवेज चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। चार्ज होने का मतलब है इस पर कभी भी वोटिंग नहीं होगी कि इस बार इसको कम करते हैं, इस बार इसको ज्यादा करते हैं, ऐसा होगा ही नहीं। देन इनका जो कंडक्ट है, ये कंडक्ट कैन नॉट बी डिस्कस्ड and criticized in the Lok Sabha except on the substantive motion. Apart from that, he has powers of regulating procedures or conducting businesses or maintaining order and उसके लिए कोई भी judicial review नहीं होगा, ठीक है। And last but not least, he also gets the casting vote. Apart from that, very high position in the order of the presidents also. मतलब मैं आपको बताऊं जैसे किसकी क्या रैंकिंग होगी, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं तो ये देखिएगा, यहाँ पर हम लोग जो है वो आते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा समझ में आएगा कि किसकी क्या रैंकिंग है ना, तो उस हिसाब से आपको थोड़ा सा समझेगा। मतलब देखो, अगर मान लीजिए ये सभी लोग अगर एक साथ में एकत्रित हो गए हैं, ठीक है, एक साथ में अगर ये सभी लोग एकत्रित हो गए हैं, किसकी कहाँ पर, मतलब कौन एकदम आगे बैठेगा, कौन पीछे बैठेगा, किसकी क्या रैंकिंग है, तो ध्यान रखिएगा सबसे फर्स्ट रैंकिंग प्रेसिडेंट को। कि मान लीजिए एक इनॉग्रेशन करना है अपने को, ठीक है, ये कोई पुल है, उस पुल का इनॉग्रेशन करना है और उधर में सब लोग खड़े हैं, उसमें प्रेसिडेंट भी आए हैं, प्राइम मिनिस्टर वहां पर उसका उद्घाटन नहीं कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस के हिसाब से आपको प्रेसिडेंट को पहला मान देना होगा और प्रेसिडेंट जो है वो पहले करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर अगर है तो अगेन सेकंड इंपॉर्टेंट जो ऑफिस है वो वाइस प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट इनॉग्रेट करेंगे। प्राइम मिनिस्टर है तो प्राइम मिनिस्टर करेंगे। उसके बाद में अगर गवर्नर अगर कोई आए हैं तो गवर्नर ऑफ द स्टेट विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट, उनके स्टेट के अंदर में। फिर आते हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट्स, उनके बाद में फॉर्मर प्रेसिडेंट्स हैं, फिर आते हैं डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर अगर हुआ तो, एंड देन कम्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड स्पीकर ऑफ द लोकसभा। अगर ये आए हैं मान लीजिए, तो एक कैबिनेट मंत्री आए हैं मान लो, ठीक है, कैबिनेट मंत्री और ओम बिरला, मतलब नितिन गडकरी और ओम बिरला, अगर मान लीजिए किसी एक हाईवे का उद्घाटन करने जा रहे हैं तो उद्घाटन वहां पर नितिन गडकरी जी नहीं कर पाएंगे, डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही इज द मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट एंड शिपिंग, ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर होने के बावजूद भी वो नहीं करेंगे, तो ओम बिरला करेंगे। उनके बाद में इन सब का जो है वो मेथड आता है, बाद में होल्डर्स ऑफ द भारत रत्न, एम्बेसडर्स, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड देन एवरीबडी एल्स। ओके, तो इनको ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में भी काफी अच्छा, एकदम हाई ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंस जो है वो दिया हुआ है। आगे बढ़ के तो यहाँ पर गाइस मैंने पूरा स्पीकर के बारे में बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया है, बहुत अच्छे तरीके से एक एक डिटेल को आप लोगों को समझाया है। आई होप आप सबको मजा आया होगा और आपने ढंग से इनको सीखा। अभी तक हमारा लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, ये लगभग 1 घंटे का सेशन बनेगा, तो अभी 43 मिनट्स हुए हैं। अगले मुद्दे पर चलते हैं और अब हम समझ करके लेते हैं कि डेप्यूटी स्पीकर कौन है और उनकी क्या पावर्स है। तो फिलहाल तो ये वाली पोजीशन जो पूरी तरीके से वैकेंट है, पिछले दो लोकसभा से 2019 में जो आई थी 17वीं लोकसभा और अभी 18वीं लोकसभा, इन दोनों में भी हमारे पास में कोई भी डेप्यूटी स्पीकर नहीं है। लेकिन एनीवेज अगर इनका इलेक्शन हुआ तो कैसे होगा, तो इनके इलेक्शन की डेट प्रेसिडेंट या इलेक्शन कमीशन डिसाइड नहीं करता है, रादर इनकी इलेक्शन की डेट कौन डिसाइड करेंगे, आंसर इज स्पीकर। सो द डेट ऑफ इलेक्शन इज फिक्स्ड बाय द स्पीकर, ठीक है। बाकी डेप्यूटी स्पीकर इज आल्सो इलेक्टेड बाय द लोकसभा फ्रॉम विद इन द मेंबर्स, जो भी मेंबर्स है उनमें से एक जन इलेक्ट होगा। टेन्योर भी उनका सेम एज दैट ऑफ लोकसभा का लाइफ, जब तक लोकसभा की लाइफ है तब तक इनका टेन्योर है। बाकी इवन ही कंटिन्यूज इन द ऑफिस टिल द न्यू डेप्यूटी स्पीकर कम्स इन। ही सीजेस, और बाकी उनको वैकेट कब करना पड़ेगा, अगर ही सीजेस टू बी द मेंबर ऑफ द लोकसभा, या फिर रिजाइन करते हैं बाय राइटिंग टू द स्पीकर, या फिर उनको निकाल दिया जाता है। इनको निकालते हैं सेम इफेक्टिव मेजॉरिटी से। आपको याद होगा स्पीकर को किस तरीके से निकालते हैं, तो इफेक्टिव मेंबरशिप डिवाइडेड बाय 2 + 1, उसको हम लोग कहेंगे इफेक्टिव मेजॉरिटी से निकालते हैं, ठीक है। तो ये हो गए डेप्यूटी स्पीकर के इलेक्शन टेन्योर के बारे में बात। अब हम बात करते हैं इनके पावर्स एंड फंक्शन। लेट मी टेल यू, जब तक हाउस में स्पीकर हैं और चेयर पर बैठे हुए हैं तब तक ही विल एक्ट एज अ ऑर्डिनरी मेंबर, ही डजंट हैव एनी काइंड ऑफ पावर, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो भाई वो वाली बात हो गई कि जब तक आपके दादा घर में हैं तब तक आपके पापा का नंबर नहीं आएगा, जब तक आपके पापा घर में है तब तक आपका नंबर नहीं आएगा, वैसी वाली बात है।
तो जब तक दादा है, मतलब जब तक स्पीकर है, तो पापा की कोई नहीं चलने वाली है। किसकी चलेगी? दादा की चलेगी, वैसे स्पीकर की चलेगी। लेकिन अगर दादा नहीं है, देन इट इज द स्पीकर, ओके, देन इट इज द डेप्यूटी स्पीकर। तो एक ही विल एक्ट एज अ स्पीकर इन सम ऑफ द केसेस, लाइक एक स्पीकर इज एब्सेंट, या फिर स्पीकर की पोस्ट थोड़े समय के लिए वैकेंट हो गई है, या फिर प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग इन केस ऑफ स्पीकर इज एब्सेंट। तो सीधी सी बात है, स्पीकर नहीं आए हैं तो फिर वो स्पीकर का रोल अदा करेंगे। ओके, देन याद रखिएगा, अगर पोस्ट वैकेंट हो जाती है स्पीकर की, तो विद इन फ्यू मंथ्स आपको नया इलेक्शन कंडक्ट करवा करके इनकी जगह भरनी पड़ेगी। ठीक है, इनकी जगह भरनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप लोग इसको वैकेंट रखने वाले हो, पूरा इनको वैकेंट नहीं रखना है, कुछ समय बाद में आप लोग इलेक्शन वापस करवाइएगा। तो डेप्यूटी स्पीकर इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द स्पीकर ऑल्सो, ये भी एक चीज को ध्यान रखना कि वो सबऑर्डिनेट नहीं है स्पीकर को, ही इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। उनको सिर्फ एक और एक ही स्पेशल प्रिविलेज मिलता है, दैट इज कि अगर मान लीजिए उनको किसी पार्लियामेंट्री कमेटी में अपॉइंट किया जाता है, तो ही विल ऑटोमेटिकली बिकम चेयरमैन ऑफ दैट पार्लियामेंट्री कमेटी। एक ही प्रिविलेज है, ठीक है। तो ये एकदम सिंपल सी बात है। देन ही ऑल्सो गेट्स द कास्टिंग वोट, एंड व्हेन द स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द हाउस, डेप्यूटी स्पीकर विल वर्क लाइक एनी अदर ऑर्डिनरी मेंबर, और कोई ज्यादा इनके पास में पावर्स नहीं है। हमारे सबसे पहले डेप्यूटी स्पीकर थे अय्यंगर साहब, एम अय्यंगर साहब। उसके बाद में हुकुम सिंह, वापस हुकुम सिंह रहे। हुकुम सिंह 2 बार डेप्यूटी स्पीकर बने। तो आप लोग देखेंगे तो हुकुम सिंह जो है वो फर्स्ट लोकसभा में भी थे थोड़े पीरियड के लिए डेप्यूटी स्पीकर के तौर पे, एंड अच्छा हाँ, और बाद में भी रहे हुए हैं। तो अच्छे खासे समय के लिए, लगभग 62 तक, एक 56 से लेकर के 62 तक उन्होंने ऑफिस जो है एज्यूम किया था। ओके, फिर उसके बाद में अगर हम बात करें तो कृष्णमूर्ति राव है, आर के खाड़ीलकर है, उसके बाद में जीजी स्वेल है, ये भी अगेन 2 बार रहे हुए हैं। 1969 से लेकर के 1977 तक, इतने 8 साल के लिए स्पीकर रहे हैं लगभग। देन कम्स गोड़े मुरारी, फिर उसके बाद में जी लक्ष्मणन, एम थंबीदुराई, ओके, ये रहे थे। फिर शिवराज पाटिल, उसके बाद में ये सब रहे हैं। एंड देन सूरज भान, टीएम सईद, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड लास्ट में अगर हम लोग आए तो एम थंबीदुराई एक लास्ट डेप्यूटी स्पीकर हमारे रहे थे। कौन सी? 16वीं लोकसभा की। 17वीं और 18वीं के अभी तक वैकेंट है पूरी तरीके से। ओके, तो ये कुछ बातें हैं डेप्यूटी स्पीकर को लेकर के, आई होप आप लोगों को समझ में आई होंगी। अब इसी में एक ना कन्वेंशन डेवलप किया गया। अब देखिए, कन्वेंशन का मतलब क्या होता है ना, या कन्वेंशन या प्रेसिडेंट कह लीजिए, ऐसा है कि ये कंपलसरी नहीं होता है आपके लिए, इट इज जस्ट एन ऑप्शनल थिंग। ठीक है, हुआ क्या, 11th लोकसभा का जब इलेक्शन हुआ, दैट इज इन 1996 में इन्होंने एक डिसीजन ली, और ये कन्वेंशन कहीं लिखा नहीं है, ना तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर में लिखा है इन्होंने कहीं पे, ना कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इन्होंने कहीं पर, ना किसी एक्ट में लिखा है। इन्होंने कहा कि एक कन्वेंशन फॉलो करते हैं यार। बोले क्या कन्वेंशन? बोले अब से एक नियम ये बनाएंगे कि हो सके तो स्पीकर रूलिंग पार्टी से आए, और डेप्यूटी स्पीकर अगर हो सके तो उनको ओपोजिशन पार्टी से लाया जाए, कि इससे क्या होगा कि थोड़ा सा बैलेंस बना रहेगा। तो ऐसा एक कन्वेंशन डेवलप किया गया, बट ये ना किसी संविधान में लिखा है, ना किसी कानून में लिखा है, और ना ही किसी रूल्स में लिखा हुआ है। तो 11th लोकसभा, that is 1996 to 1998, there has been a consensus that the speaker comes from the ruling party or ruling alliance, and the post of deputy speaker will go to the main opposition party. ठीक है, तो ऐसा आप लोग बना रहे हो। और मेन ओपोजिशन पार्टी, अगेन ओपोजिशन में दूसरे को देने तो वो भी तुम दे सकते हो। फॉर एग्जांपल यहां पर एम थंबीदुराई जो थे, ठीक है, एम थंबीदुराई एक्चुअल में बिलोंग करते थे एआईडीएमके के पार्टी को। मेन ओपोजिशन पार्टी तो उस समय में कांग्रेस थी, लेकिन इन्होंने एआईडीएमके की पार्टी को दिया था। मतलब ओपोजिशन पार्टी के अलावा भी आप लोग किसी को इस पोजीशन को दे सकते हो। ठीक है, तो ऐसा यहां पर मुद्दा आता है। और अब आते हैं 2017 के इस सवाल पर। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन लेड डाउन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन लोकसभा, द स्पीकर्स पोस्ट गोज टू मेजॉरिटी पार्टी एंड डेप्यूटी स्पीकर टू द ओपोजिशन। ठीक है, संविधान में कहीं नहीं लिखा है, मैंने आपको जस्ट अभी बताया
कि 11th लोकसभा में ये कन्वेंशन या फिर ये कंसेंसस डेवलप किया गया था। कंप्लीटली सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसका मतलब ये दो गलत हो गए हैं। पहला स्टेटमेंट, इन द इलेक्शन फॉर लोकसभा और स्टेट असेंबली द विनिंग कैंडिडेट मस्ट गेट एटलीस्ट 50% ऑफ द वोट्स पोल्ड। आंसर इज नो। अगर आप सबने मेरे वो मतलब सिस्टम अगर सीखा है तो मैंने आपको एफपीटीपी सिस्टम सिखाया हुआ है, दैट इज फर्स्ट पास द पोस्ट लाइन। फर्स्ट पास द पोस्ट लाइन का मतलब है बाकी कैंडिडेट से सिर्फ आपको ज्यादा वोट आने चाहिए, और वो ज्यादा वोट इवन 50 के भी हुए तो भी चलेगा। तो इसमें कोई 50% नहीं होने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्लियरली इसको हम लोग रॉन्ग कहेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग, करेक्ट आंसर जो आपका आएगा वो होगा गाइस डी। ओके, आई होप आपको ये वाला मुद्दा समझ में आया है। तो 2017 का ये सवाल भी अब आप लोग सॉल्व कर पाए हैं। 2019 का अब हम लोग सवाल लेते हैं, अगेन डेप्यूटी स्पीकर पर ही है। द वेल एस्टैब्लिश्ड, देखिए 2017 में ही पूछा है और वापस से अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा था तो ये वाला गलत करोगे। द वेल एस्टैब्लिश्ड पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द डेप्यूटी स्पीकर इज दैट अ मोशन इज मूव बाय द स्पीकर एंड ड्यूली सेकेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। कहीं पर भी ये वाली बात नहीं है, हम लोग 4 को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। देन there is a mandatory provision that election of a candidate of a deputy speaker of Lok Sabha shall be from either the principal opposition party or the ruling party। कहीं पर भी मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है ये वाली। अगेन ये भी आपका गया ऑटोमेटिकली। आई डोंट इवन नीड टू टेल यू कि इसमें से करेक्ट आंसर जो है वो आपका क्या आएगा और करेक्ट इसकी स्टेटमेंट जो है वो कौन कौन सी बनेगी। आंसर इसका ए आएगा, आंसर जो है इसका ए आएगा। एज पर द रूल्स ऑफ द प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा the election of deputy speaker shall be held on such date as the speaker may fix। very good, एकदम सही स्टेटमेंट है। secondly, the deputy speaker has the same power as that of speaker when presiding over the sitting of the house and no appeal lies against his ruling। again ये वाली भी स्टेटमेंट सही है। तो करेक्ट आंसर 1 and 3 that is A आएगा। तो गाइज आई होप आप लोगों को समझ में आ गया इन सभी के मुद्दे कि किस तरीके से ये सब काम करता है। देरी नहीं करता है और आगे का टॉपिक अब हम लोग देखते हैं और फटाफट देखते हैं। कोई भी ज्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है। अब अगर आपने ढंग से स्पीकर, अगर आपने ढंग से डेप्यूटी स्पीकर सीख लिया है तो फिर चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ये तो बहुत आसानी से हो जाएंगे हमारे, ठीक है। जगदीप धानकर साहब फिलहाल के हमारे जो है वो चेयरमैन साहब है। ओके, और मैंने आपको बताया कि कौन यहाँ पर चेयरमैन बनेगा। चेयरमैन वो बनेगा, चेयरमैन वो व्यक्ति बनेगा जो भी राज्यसभा का जो भी वाइस प्रेसिडेंट हो। और ये वाला कन्वेंशन एज आई सेड यूएस से हमने लिया है कि वहां के वाइस प्रेसिडेंट ऑटोमेटिकली सेनेट के चेयरमैन बनते हैं। सो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो का मतलब है बिकॉज ऑफ द ऑफिस, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। बाकी व्हेन वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज अ प्रेसिडेंट तो ऑब्वियसली मतलब दो ड्यूटीज आप एक साथ कैसे करोगे ना। अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट साहिबा समहाउ कोई काम नहीं कर पा रही हैं और उसकी वजह से उनके तौर पर उनके जगह पर अगर जगदीप धानकर जी काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ही वोंट बी वर्किंग एज अ स्पीकर चेयरमैन, ठीक है। एज अ चेयरमैन वो काम नहीं करेंगे। द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ओनली इफ ही इज रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट को कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो उनको एकदम आसानी से राज्यसभा नहीं निकाल सकती। उनको निकालने के लिए मैं भी आप लोगों को बताता हूं कि किस तरीके से उनको निकालते हैं। व्हाट इज द रिमूवल प्रोसीजर ऑफ द चेयरमैन। चेयरमैन को निकालने के लिए सबसे पहले एक रेजोल्यूशन लेकर के आना होता है, ओके। और ये रेजोल्यूशन को अगेन बहुत सारे लोगों को सपोर्ट लगता है। ये रेजोल्यूशन को पहले तो राज्यसभा में इफेक्टिव मेजोरिटी से सपोर्ट करना होता है कि हाँ भाई वी वांट टू रिमूव दिस पर्सन। ये जब रिमूवल हो गया उसके बाद में ये लोकसभा में जाएगा और लोकसभा में भी अगर सिंपल मेजॉरिटी से पास करके निकाल दिया जाए तो फिर निकलेंगे, वो ऐसे ही आसानी से नहीं निकलेंगे। मजेदार बात ये है कि ये वाला जो प्रिंसिपल है ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए अप्लाई होता है, ये सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के चेयरमैन के लिए होता है। स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर या डेप्यूटी चेयरमैन, ठीक है, इनको भी इफेक्टिव मेजॉरिटी से ही निकालते हैं। लेकिन ये जो इफेक्टिव मेजॉरिटी लगती है ये सिर्फ इनको एक ही हाउस में लगती है जिस हाउस को बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल इनको लोकसभा में चाहिए और इनको राज्यसभा में चाहिए, बस उनके वही रिस्पेक्टिव हाउसेस उसमें इन्वॉल्व होते हैं।
बट ओनली इन केस ऑफ राज्यसभा के जो चेयरमैन है उनके लिए ऐसा है कि चेयरमैन साहब बिकॉज ही इज द वाइस प्रेसिडेंट, और उनको इलेक्ट करते समय में भी दो लोगों ने इलेक्ट किया था, लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा ने, तो सीधी सी बात है कि फिर इनको अगर निकालना है तो इनको निकालने के लिए क्या करना होगा, राज्यसभा की पहले परमिशन लो और लोकसभा की भी बाद में परमिशन लो। अगर ऐसा हुआ तो ही उनको निकाला जाएगा, अदरवाइज उनको नहीं निकालेंगे। तो गाइज आई होप आपको इनको रिमूवल की प्रोसीजर समझ में आई है। बाकी इनकी रिमूवल की प्रोसीजर तो आसान है, इनकी इलेक्शन की भी प्रोसीजर देख लेते हैं। तो इनकी इलेक्शन कैसे होगा, इनका इलेक्शन होगा एज अ वाइस प्रेसिडेंट, ना कि एज अ चेयरमैन। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है, बस वही सेम, दो कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन के लिए लड़ेंगे। इलेक्शन के लिए दो कैंडिडेट या दो से ज्यादा जितने भी हैं वो लोग आएंगे। ओके, और इनमें इलेक्टोरल कॉलेज में कौन आएगा, इलेक्टोरल कॉलेज में आएंगे ऑल मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा के सभी मेंबर्स। याद कीजिए, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इनके सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स, नॉट नॉमिनेटेड, इनमें इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। इसका मतलब है 245 एज वेल एज 543 ये सभी लोग जो है वो आएंगे। तो 8 8 और 7 तो 788 मेंबर जो है उनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में इनका भी इलेक्शन सेम, proportional representation by means of single transferable vote and the voting is by the secret ballot। तो इस तरीके से उनका वोटिंग होगा। तो इस बार के इलेक्शंस में अगर हम लोग देखें तो धानकर साहब थे और उनके अगेंस्ट में मार्गारेट अल्वा जी जो है वो इलेक्शन लड़ रही थी। इनको लगभग 528 वोट मिल गए, इनको लगभग 182 वोट्स मिले और इस तरीके से ये जीत गए थे। ओके, तो ये उनका इलेक्शन का तरीका है। बाकी सच बताऊं तो पावर्स में जो पावर्स स्पीकर को मिली हुई हैं वो सारी की सारी पावर्स इवन राज्यसभा के चेयरमैन को भी मिली हुई है, एक्सेप्ट टू थिंग्स। एक मतलब इनको मनी बिल की पावर नहीं है, he cannot decide whether a particular bill can be called as the money bill or not, and secondly joint sitting अगर होती है तो joint sitting में he is not going to preside। ठीक है, तो ये दो चीजें जो हैं वो काफी सिंपल है। आई होप सभी लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हो गया है। ओके, बाकी अगर हम वाइस प्रेसिडेंट की बात हो गई, देन कम्स ऑब्वियसली डेप्यूटी चेयरमैन। तो डेप्यूटी चेयरमैन जो है उनका इलेक्शन जस्ट लाइक राज्यसभा में होगा फ्रॉम अमंग्स इट्स मेंबर्स। ओके, whenever the office fall vacants नया इलेक्ट होंगे, tenure same to same। okay, ceases to be member of Rajya Sabha, resigns by writing to the chairman and removed by the members। तो उनको 14 दिन का नोटिस देकर के इफेक्टिव मेजोरिटी से निकालना होता है। एक्ट्स एज द चेयरमैन। ओके, अगर वाइस प्रेसिडेंट एब्सेंट नहीं, वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं, ये वैकेंट है या एब्सेंट है, तो उस समय में वो एज अ काम करेंगे। हमारे सबसे पहले डेप्यूटी चेयरमैन SV कृष्णमूर्ति राव थे, बाद में वायलेट अल्वा, ओके, बीडी खोबरागड़े एंड गोडे मुरारी, रामनिवास मिर्धा, श्यामलाल यादव, नजमा हेप्तुल्ला एंड एवरीवन, प्रतिभा पाटिल, MM जेकब, नजमा हेप्तुल्ला, रहमान खान, PJ कुरियन और अभी हरिवंश नारायण सिंह। तो ये आपके हो गए हैं डेप्यूटी चेयरमैन को लेकर के बातें। अच्छा, मुझे एक मुद्दा बताना था जो मेरा रह गया था, मैं फट से एकदम आपको बताता हूँ फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुद्दा कुछ ये था, ठीक है, स्पीकर की इम्पार्शियलिटी को लेकर के हम लोग बात कर रहे थे। कुछ कंट्रीज में स्पीकर की इम्पार्शियलिटी और अधिक दिखाने के लिए वहां पर स्पीकर कुछ अलग कदम लेते हैं, जो कदम इवन हमारे कंट्री में लेना अलाउड है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बताऊं यूनाइटेड किंगडम की बात करूं, यूके में जैसे होयल अभी वहां के जो है वो चेयरमैन है, ओके, या उधर के स्पीकर है, तो वंस इलेक्टेड स्पीकर resigns from their political party and remains impartial in all the proceedings। बात खत्म। जैसे हम लोग देखते हैं कि ओम बिरला साहब इलेक्ट हुए थे लेकिन उन्होंने कोई अपने पॉलिटिकल पार्टी से रेजिग्नेशन नहीं दिया है। सही बात है, उन्होंने अपने पॉलिटिकल पार्टी से रेजिग्नेशन नहीं दिया है। बट वही अगर हम बात करें मिस्टर होयल की, तो मिस्टर होयल जो है उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी से बाकायदा रेजिग्नेशन दे दिया कि भाई मैं एक पार्टी मेंबर नहीं हूं, मैं अब इन सभी लोगों का रिप्रेजेंटेटिव हूं। सिमिलर थिंग्स ऑल्सो हैपन इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में भी अगर उनके पार्टी से ही उन लोग पूरी तरीके से रिजाइन करते हैं और पार्टी की किसी मीटिंग में कहीं पर भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। दिस इज हाउ द न्यूट्रलिटी ऑफ द स्पीकर इज मेंटेन। दिस इज समथिंग विच इवन वी ऑल कैन लर्न।
ओके, हैविंग सेड दैट लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक और आखिरी टॉपिक जो है वो है हमारा सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट। ओके, तो अब तक देखिए गाइस हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया है। अब तक अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने अच्छे से स्पीकर देखा, ठीक है, हमने स्पीकर के बाद में उनके जो डेप्यूटी स्पीकर है वो भी देखे, उनके पावर देखे, उनका सब कुछ देखा। इसी के साथ में अगर इन दोनों में से ये दोनों भी एब्सेंट है तो यहाँ पर किस तरीके से एक पैनल ऑफ चेयरपर्सन आएगा वो भी हमने एकदम लेक्चर के जस्ट स्टार्ट में हम लोगों ने कवर किया। फिर ये सब हम लोकसभा की बात कर रहे हैं। राज्यसभा की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो है वो हमारे आते हैं चेयरमैन हमने देखे, चेयरमैन के बाद में इधर में ही डेप्यूटी चेयरमैन हमने देखे, ठीक है। और अगर ये दोनों भी एब्सेंट नहीं है तो किस तरीके से हम लोग पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन की बात करते हैं, तो पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन, ठीक है। तो इस तरीके से ये आएंगे। ये सब अपना एकदम अच्छे से देख करके हो गया है। लेकिन अब इस लोकसभा को और राज्यसभा को देखने के लिए पीछे से एक और एलिमेंट चाहिए हमको, जिनको हम लोग कहेंगे ब्यूरोक्रेसी। ये ब्यूरोक्रेसी का काम है कि पीछे इन लोग सब कुछ काम जो है वो संभाल करके दे, और इसके लिए यहाँ पर अपॉइंटमेंट होती है सेक्रेटेरिएट की, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर अपॉइंटमेंट होती है सेक्रेटेरिएट की। तो अब हम बात करेंगे सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट। और ये सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट में कौन कौन है, तो सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट में यूजुअली ये लोग कोई आईएएस ऑफिसर्स होते हैं जिनको यूजुअली कुछ मैनेज करने का पावर हो या उनको कुछ एकदम अक्कल हो उस चीज की। तो ईच ऑफ द पार्लियामेंट हैज अ सेपरेट सेक्रेटेरिएट स्टाफ ऑफ इट्स ओन, जिनको हेड करने वाले जो होते हैं उनको कहा जाता है सेक्रेटरी जनरल। फॉर एग्जाम्पल आप लोग अगर लोकसभा में जाएंगे तो लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल है श्री उत्पल कुमार सिंह। वैसे ही अगर आप राज्यसभा में जाएंगे तो राज्यसभा के सेक्रेटेरिएट के जो सेक्रेटरी जनरल है उनका नाम है पीसी मोदी, ठीक है। और ये जो है वो परमानेंट ऑफिसर्स हैं, ये परमानेंटली अपने काम करते रहते हैं, चाहे लोकसभा है नहीं है, इनका काम है पीछे से जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सब करके देना। कितने मोशंस आए, कितने रेजोल्यूशंस आए, इनका क्या हुआ, उसकी रिक्वेस्ट का क्या हुआ, इसकी रिक्वेस्ट का क्या हुआ, ये सब बातों का ध्यान रखने का काम इन्हीं का होता है। ओके, उनकी रिक्रूटमेंट पार्लियामेंट अपने आप रेगुलेट करती है। बकायदा आप सबको एक जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता देना चाहता हूं, जिस तरीके से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जाम होती है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जाम होती है, उसी तरीके से लोकसभा सेक्रेटेरिएट एज वेल एज राज्यसभा सेक्रेटेरिएट की भी एग्जाम होती है। अगर आप में से किसी को इंटरेस्ट है डेफिनेटली आप उनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं, और वहां पर ऑलमोस्ट जो यूपीएससी का सिलेबस है वही सिलेबस इवन उनका होता है, तो आप लोग उन एग्जाम के लिए अपीयर भी कर सकते हो। सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि दे आर नॉट सो रेगुलर एग्जामिनेशन, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि 5 साल में, कभी 6 साल में वो एग्जाम आ रही है, तो कभी कभी वो थोड़ा सा वेट करना हमारे लिए डिफिकल्ट काम हो जाता है। एनीवेज, उम्मीद करता हूं कि ये सभी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स आप लोगों ने ढंग से सीखे, एज वेल एज एक 3 यूपीएससी की पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी आप लोगों ने ढंग से सीखे हैं। वापस बता दूं, एक प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है, इस प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोस बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट आप सबको बता दूं कि प्लीज हमारे जो भी अलग अलग ऑफर्स हैं इन सभी का लाभ लीजिए, और सबसे पहले अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप में एनरोल कीजिए विद द कोड अरविंदा। अगर महाराष्ट्र में रहते हो, महाराष्ट्र में वोटिंग करते हो, अगर आप 18 के ऊपर के हैं तो आज वोट जरूर कीजिएगा। मैंने तो अपना फर्ज निभाया है, आज जिम्मेदारी है इवन आपकी, आज सभी जाएं और वोट अवश्य करके आएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।
है।